सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता रोज़ अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर जारियत की कोशिश की गई, जिसका भरपूर जवाब देते हुए पाक फौज ने न सिर्फ अफगान चेक पोस्टें तबाह की बल्कि काबुल और कंधार में दहशतगर्दों के ठिकानों को भी निशाना बनाया। नतीजा ये निकला कि अफगान हुकूमत घुटनों के बल आ गई और फौरी जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी और इलाकाई अमन के पेश नज़र 48 घंटों की जंग बंदी कबूल की, जो इस वक्त भी नाफिज है। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि यह सीज़ फायर ज़्यादा देर चलेगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान ने दोबारा खिलाफ वर्जी की तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को इतना सख्त और तबाहकुन जवाब देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि सिर्फ एक माह पहले ही पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा काबुल में हाथों में हाथ डाले खड़े थे। सी पैक 2.0 में अफगानिस्तान की शमूलियत पर बात हो रही थी और पेशावर से कंधार तक रेलवे मंसूबे का ऐलान भी किया गया था। मगर हकीकत यह है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2024 में दहशतगर्द हमलों में 100% इजाफा हुआ, जबकि 2025 में अब तक पाक फौज ने 57,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, जिनमें दहशतगर्द मारे गए हैं और 300 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। सबसे खतरनाक पहलू यह है कि TTP के 70% हमलावर अफगान शहरी हैं। चंद साल पहले तक ये शरह महज 5% थी। यही वो आदाद शुमार थे जिन्होंने इस्लामाबाद को काबुल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर किया। अब इस सूरत हाल में जो PTI मुज़ाकरात पर जोर दे रही है, बानी PTI ने पेशकश की है कि उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो अफगानिस्तान के साथ मुसालियत में किरदार अदा कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या अफगान तालिबान को खुश करके मसला हल हो सकता है, या सिर्फ एक सियासी चाल के तौर पर इस बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया की अगर बात करें तो उन्होंने अफगान प्रोपेगेंडा मशीन एक बार फिर एक्टिवेट कर दी है। सोशल मीडिया पर झूठी AI वीडियोस बनाई गई, जाली तस्वीर, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा सख्त तरीके से फैलाया जा रहा था। अफगान तर्जुमान के झूठे बयानात को भारतीय चैनल ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया और दावा किया कि पाकिस्तान की साइट पर दोस्ती गेट को तबाह किया गया, जबकि हकीकत यह है कि तालिबान ने अपनी साइट का गेट खुद बारूदी मवाद से उड़ाया है। इस सारी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखना यह है कि नई सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ किस हद तक खड़ी होती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। हसन, मुझे आप ये बताएं कि ये जो बानी PTI ने पेशकश की है कि उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, वह अफगानिस्तान के साथ मुसालियत में किरदार अदा करेंगे, इस ऑफ़र को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या जेन्युइनली वो इस इशू को रिजॉल्व करने में कोई रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर ये एक उनका पॉलिटिकल स्टंट है? यकीनी तौर पर पॉलिटिकल स्टंट है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके से अडियाला से बाहर निकल सकूं। हैं तो वो अडियाला के चांसलर, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से इस ओहदे से उकता चुके हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी जान खलासी हो। पहले भी जब पहले पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की कशीदगी हुई थी, उस टाइम भी उन्होंने बयान दिया था कि मुझे जो है वो पैरोल पर रिहा किया जाए। फिर इससे पहले अगर आपको याद होगा कि पार्लिमानी कमेटी पर कौमी सलामती का इजलास था जाफर एक्सप्रेस के बाद, जब वो वाक़या हुआ तो उसके बाद भी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा हुआ कि जो बानी PTI हैं उनको रिहा किया जाए पैरोल के ऊपर। जब पैरोल की दरख्वास्त तो दी नहीं इन्होंने, लेकिन उस टाइम भी ये बार बार ये रिपीट करते रहे कि जी पैरोल पर रिहा करें, पैरोल पर रिहा करें। आप एप्लीकेशन दें, उसके बाद इंतज़ार करें। एप्लीकेशन देते नहीं हैं, खाली सियासी बयान दे देते हैं कि पैरोल पर रिहाई की जाए। अच्छा, अगर एक मिनट के लिए पैरोल पर बाहर भी निकाल दिया जाए तो अफगानिस्तान के साथ क्या बातचीत करेंगे वो लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रही हैं, जो बॉर्डर के ऊपर यानी 27 मकामात के ऊपर उन्होंने साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उनसे ये क्या मुज़ाकरात करेंगे? वो उनको जब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक मौसर और ऐसा जवाब मिला कि उनकी जो है तबीयत जो है वो ठिकाने लगी, जब काबुल के अंदर धमाके हुए, जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि अब तो हमारी टैंक्स फॉर्मेशंस भी तबाह हो रही हैं, तो फिर उनके होश ठिकाने आए और उन्होंने खुद जो है वो सीज़ फायर के लिए बार बार दरख्वास्त की
और फिर दोस्त मुल्क को डालकर पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर किया। लेकिन बात यह है कि इस मामले में सारे अमल के अंदर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान अहमद नियाज़ी साहब जो हैं वो कोई रोल उनका बनता भी नहीं है, और वैसे भी अदालती फैसले की रोशनी में इस वक्त वो कन्विक्ट पर्सन है एंड ही इज़ बिहाइंड बार्स, अपनी सेंटेंस को सर्व कर रहे हैं। सो लिहाजा इमरान खान साहब को तो वैसे ही ना वो सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, तो डिप्लोमेसी में किस तरह उनको शामिल किया जा सकता है? वो तो ख़ुद को शायद पाकिस्तान का सुप्रीम डिप्लोमेट यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समझ रहे हैं कि उनको जो है वो बाहर निकाला जाए और वो जाकर अफगानिस्तान से बात करें। भाई ये वो बातें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वो मीडिया की अटेंशन सीख कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई हाइप बने और मुझे पेरोल के ऊपर रिहाई मिले। ओके चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुमकिन हैं जब वहाँ पर TTP को कम्प्लीटली एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, प्रोटेक्शन है, और क्या रोल प्ले कर सकेंगे वो इस सारे प्रोसेस के अंदर? देखिए, जो गुफ्त शनीद का मशरा है ये आपको आपके 3 दोस्त ममालिक ने भी दिया है। चाइना ने दिया है, सऊदी अरेबिया ने दिया है, कतर ने दिया है, ईरान ने भी ये दिया है। क्योंकि आप एक मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो जाहिर है उसके बाद तो फिर बैठ के बात होती है। और जो इमरान खान साहब का इस पे मौक़िफ़ है वो आज का तो है नहीं, वो बहुत पुराना मौक़िफ़ है। और मुशर्रफ दौर से वो ये 9/11 के बाद जब हुआ तो तब भी वो उनका ये कहना था कि हमें उस जंग में नहीं जाना चाहिए और कोलैटरल डैमेज होता है, हमारे फ़ौज के बंदे भी शहीद होते हैं, हमारे पुलिस के बंदे भी शहीद होते हैं, हमारे जवान, हमारे अफसर, हमारी अवाम। और फिर कोलैटरल डैमेज के जो सिलसिले का जो काउंटर प्रोडक्टिव ये होता है कि लोग भी फिर नफरत में वो खिलाफ हो जाते हैं। अब अफगान वॉर की ये जो सूरत इस वक्त है, देखिए फ़ौज ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड उनको किया है और उनकी जो फॉर्मेशन है उन्होंने को काफ़ी इफेक्टिवली डैमेज किया है। सॉरी। अब इशू ये है कि एक तरफ बिहार का इलेक्शन है, मोदी इंडिया में जो है वो इस चीज़ को लेके बैठा हुआ है। अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी अगर वो बॉर्डर जो है वो जो हीट अप हुआ है उसको हम एक वाइज अप्रोच अपनाते हुए दोनों साइडों को बैलेंस आउट नहीं करेंगे तो ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी। कोई भी मुल्क जो है वो दोनों तरफ, हमारे दोनों हमसाए हॉस्टाइल हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी तो सवाल आदिल पूछना बनता है कि पहले करज़ई की हुकूमत थी वो हमारे ख़िलाफ़ थी, फिर वो दूसरों की पहले हुकूमतें थी वो भी ख़िलाफ़ थी, तालिबान के ख़िलाफ़ के साथ हम 50 साल जंग लड़ते थे। उसके बावजूद कि पाकिस्तान ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने अपना जो एक सोशल फैब्रिक है वो भी तबाह करवा लिया। 80 में 50 साल तो हो गए हैं तकरीबन हमें भी देखते हुए कि हर जो है इस्टेब्लिशमेंट आती है और चाहे वो सियासी हो चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, वो अफगान बॉर्डर के ऊपर या अफगानिस्तान की तरफ एक नई पॉलिसी जो है वो हर 5-7 साल बाद आ जाती है। आपने उनसे लड़ना है या आपने उनसे बात करनी है, मेरी दानिश में बिल्कुल एक ही राय है कि इसको बिल्कुल आप एक हतमी तौर पे करें। देखिए 2-3 पॉइंट आपने रेज किए हैं चौधरी साहब। पहली बात तो ये है कि हिस्टोरिकली ये ज़रा फैक्चुअली करेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। हिस्टोरिकली दे आर अगेंस्ट अस सिंस आर इंसेप्शन। इट्स नॉट लाइक कि हमने 2001 में किया तो उन्होंने किया या 80 की दिहाई में हम उधर गए। वो पाकिस्तान की मुखालफत पाकिस्तान के बनने के बाद से ही कर रहे हैं। पाकिस्तान 80 की दिहाई से पहले भी वहाँ की मुखालफत को बर्दाश्त करता रहा है और पाकिस्तान ने ग्रेजुअली जिस हद तक हो सकता था उनके साथ अपने मामलात रखे। एक दूसरी बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हमने अफ़गानिस्तान से बात करनी है, तालिबान से बात करनी है और अपनी दहशतगर्दी रुकवानी है, तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये तस्लीम करते हैं कि इसका मतलब तालिबान के कंट्रोल में है TTP और तालिबान अगर उनको समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर चौधरी साहब ये है, देखें जंगें तो होती हैं अपनी ज़रूरत के तहत। अगर आपकी लड़ाई 24 घंटे नहीं हो सकती, सारा ज़िंदगी नहीं हो सकती, वो ख़त्म भी होगी, वो दोबारा शुरू होगी, वो ख़त्म होगी, वो दोबारा शुरू होगी, डिपेंड्स ऑन के आप होगा। बट एक चीज़ मैं आपसे अग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को ये डिसाइसिव मूवमेंट है कि पाकिस्तान को ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या उनके साथ आपने अब मज़ीद बरादराना ताल्लुकात रखने हैं या फिर उनके साथ वंस फॉर ऑल ये मामला अपना सेट करना है। दैट आई अग्री विद यू। सो ये थोड़ा सा एक हमारा बैकग्राउंड है। चिश्ती साहब
हसन अयूब साहब का ये ख्याल है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो नहीं कर सकेंगे। फैसल चौधरी साहब का ये ख्याल है कि देखें आप बार बार उनसे उलझते हैं, बार बार उनको साथ जोड़ते हैं, उनसे कभी ताल्लुक बरादराना हो जाता है, कभी आप उनके खिलाफ लड़ने लगते हैं, कभी आप किसी शेप में 80s में होते हैं कभी। सो इसका परमानेंट सोल्यूशन ये है कि एक फ़ैसला कर लें कि आपको करना क्या चाहिए। इनका ये ख्याल है। और मैं अपना सवाल आपके सामने ये रखता हूँ कि ये जो रीसेंट वेव है इसका क्या मकसद है? ये ज़रा तीनों पॉइंट्स आपके सामने। देखिए, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान का जो दोनों का ऑफेंस अभी हुआ, एक मई में हुआ और एक ये हुआ, दोनों में एक सिमिलरिटी है कि उन्होंने हमारा कैपेबिलिटी, दोनों मुल्क शायद समझते होंगे, शायद रिजॉल्व या हौसला नहीं समझते थे कि हमारा इतना है। और इसी वजह से आपने देखा हमने हज़ारों जनाजे उठाए हैं और शायद ये एज्यूम कर लिया गया था कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है, या हम इतना ईस्टवर्ड फोकस्ड हैं कि हम वेस्टवर्ड ध्यान ही नहीं देंगे। इसी चीज़ को शायद तालिबान ने भी एक्सप्लॉइट किया। और इसी को आपने देखा है कि जब इनके फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान ले गए तशरीफ, तो उन्होंने वहाँ जाकर भी जॉइंट हैंड किया। दुनिया में कम होता है कि जब आप नेबरहुड में एक मुल्क पर बैठे हों और जबकि जिनकी जंग भी अभी अभी ख़त्म हुई हो, आप तीसरे मुल्क के ख़िलाफ़ उसके मुतालिक वहाँ बयानबाजी शुरू कर दें। आप अपना म्यूचुअल डेवलप करें, अगर आपको म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो तो रहा है। तो ये एक हमने एक जिसको कह रहे थे, जिससे आप सवाल लीड कर रहे थे कि जो दो पैनलिस्ट से पूछ चुके थे आप, हमारी अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। और ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ बाय चॉइस नहीं ली हमने। ना हिंदुस्तान के बारे में हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ खुद करना चाहते थे, ना अफगानिस्तान के बारे में करना चाहते। ये तो हमें धक्का दिया गया कि ये करें साबित। हमने पहले ईस्टवर्ड साबित किया, फिर वेस्टवर्ड साबित कर दिया। और मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि हमें टू फ्रंट चलानी चाहिए, इररिस्पेक्टिव किसकी गवर्नमेंट है, कौन पॉलिटिशियन क्या कह रहा है। मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कहूँगा, या वॉरफेयर जितनी मैंने पढ़ी या पढ़ाई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमारी फोर्सेस बनी ही नहीं है भाई साहब के कन्फ्रंट करें टू फ्रंट हम वॉर लड़ें। ना हमारी कैपेबिलिटी है, ना हमारा डिज़ाइन है कोई कभी, हमारी ना कोई ऑक्युपाई करने का है। और सबसे बड़ा सबूत ये है जिसका उनके मुल्ला मुत्तकी कह रहे थे कि जी हमारे रशियन का सब हाल देख लो, अमेरिकन का हाल देख लो, ब्रिटिश का हाल देख लो, नेटो का हाल देख लो। भाई दोनों में फ़र्क ये है, बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं है। अगर वो मेरी बात उन तक पहुंच जाए तो मैं ये उनको ये कहना चाहूँगा कि ये सारी फोर्सेस का नाम ले रहे थे जिन्होंने आप पर कब्जा किया था, जिन्होंने आपसे ज़मीन छीन ली थी। हमने आपको अपनी ज़मीन दी थी। हाँ, वो इन्वेडर्स हैं, वो तो जाहिर है उन्होंने तो बाहर से आए हैं। तो हमने तो कभी आपको क्लेम भी नहीं किया। ड्यूरेंट लाइन हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जो इतने 150-200 साल पहले जो हेनरी ड्यूरेंट ने आपके साथ एग्रीमेंट किया था, हम तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारा तो वो भी डिज़ाइन नहीं है कि हमने ड्यूरेंट लाइन को कहा हो कि ये हम इसको नहीं मानते। खुद अफगानिस्तान इतने सालों से लेकर 1700 समथिंग 53 से शायद उन्होंने जब ये लड़ाइयाँ लड़ी थी, 79 फिर 1819 के अंदर आके ड्यूरेंट लाइन हो गई। तो हम तो 150 साल 200 साल पुरानी बातों को कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक है, वो आप नहीं मान रहे। हमारा ना कोई डिज़ाइन है। और मैं अभी भी कहूँगा एज ए स्टूडेंट स्ट्रैटेजी, इररिस्पेक्टिव हमें टू फ्रंट नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हमारी इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ हो गई है जो बाई दोनों तरफ कंपल्शन से हुई है, हमारी बाई चॉइस नहीं हुई है। तो हमें जितना जल्द हो सके, और ख़ासतौर पर हमारे एग्रीमेंट हुए हैं डिफेंस के सऊदी अरब के साथ, चाइना के साथ बहुत दोस्ती है, हमें जितना जल्द हो सके हमें चाहिए कि हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं बजाय एग्रीवेट करने के। क्योंकि एग्रीवेट करने में एक ही मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त, वो है हिंदुस्तान। वो समझता है कि जो हम नहीं कर सके वो हमने कैश एंड कैरी के तरीके से करवा लिया। इतनी इन्वेस्टमेंट की है। करज़ई और अशरफ गनी के ज़माने में भी उन्होंने 3 बिलियन तकरीबन डॉलर्स की एक्सपेंडिचर किया था, डेवलपमेंट की थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमदर्दी लेने के लिए। और आखिरी बात भाई साहब मैं बताते चलूँ कि देखिए अभी यही हिंदुस्तान था जो चंद महीने पहले कह रहा था कि हम बदला लेंगे, हमारा एयर इंडिया का जहाज़ तालिबान ने अगवा किया, हमारा दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट कत्ल किया, उसका बदला लेंगे, हमारी एम्बेसी पर हमला किया, हम उसका बदला लेंगे। ख़वातीन के मुतालिक जो बयान है हम कभी मैच ही नहीं कर सकते इनके साथ, कभी हम बैठ ही नहीं सकते इनके साथ। टेररिज्म ये एक्सपोर्ट करते हैं, ड्रग ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये हिंदुस्तान कह रहा था। लेकिन देखें ना सर, तालिबान उधर गए तो तालिबान ने वहाँ भी अपनी अथॉरिटी दिखाई ना। वहाँ पर इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो अटेंड नहीं कर सकी सेशन। उन्होंने बताया कि जिधर हम जाते हैं फिर वहाँ अपना निज़ाम साथ ही लेके जाते हैं। बाद में वो एम्बेरसमेंट इंडिया किसी न किसी तरीके से कवर अप कर रहा है। और देखें, बल्कि आई वुड से कि जो गलतियाँ हमने माजी में की हैं वो इंडिया अब कर रहा है। बल्कि मेरी तो बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि मोदी के आने के बाद इंडिया जिस एक्सट्रीमिज्म का शिकार हुआ है और जो उसने अपनी एक एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच अडॉप्ट की है, टू मच, मतलब तो कनाडा और अमेरिका तक चले गए ना असैसिनेशंस करने के लिए। ये मामला सिर्फ इस रीजन तक नहीं है कि अखंड भारत बनेगा। सो हैविंग सेड दैट, सो मुझे तो ये लगता है कि अब वो मज़ा मेडिसिन वो टेस्ट करेंगे जो हम कर चुके हैं 80 की दिहाई का नतीजा 2000 और उसके बाद जो हमने भुगता था। अब तो इंडियंस भुगतेंगे जो तालिबान को इस तरह गले लगा रहे हैं। हसन अयूब साहब, KPK हुकूमत की तब्दीली के बाद गंडापुर हुकूमत के मुकाबले में अब आप क्या चेंजेस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए, मैं तो इस वक्त इस उम्मीद के साथ ये बात करूंगा कि सुहेल आफरीदी एक नौजवान हैं, उनमें जोश भी है और उनको चाहिए कि यानी वो कुछ करके दिखाएं। मेरी तो ख्वाहिश है कि वो गुड गवर्नेंस जो है वो लाएं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो एक यानी दिहाई से ज़ायद अरसा हो चुका है, जो मिसिंग है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का ये हक़ है कि उनके जो हुक्मरान हैं वो कुछ डिलीवरी दें, क्योंकि देखिए पंजाब के मुकाबले में अगर आप देखें तो गवर्नेंस लेवल जो है जो बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोर है। जिस तरीके से करप्शन का जो है वो बाज़ार गर्म था, तो उम्मीद करता हूँ कि करप्शन जो है वो ख़त्म हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। वो साफ चली शफाफ चली बड़ी बातें हैं। गंडापुर साहब ने अच्छी दिहाड़ियाँ लगाई हैं और ये बात मैं नहीं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मल्टीपल टाइम्स इस बात को रिपीट कर चुके हैं। अच्छा, चले वो तो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट है ना सर, वो तो लगाएंगे। आपके पास खुद क्या खबरें हैं? जी, खासी इसी तरह की खबरें हैं। जो हमारे पश्तून जर्नलिस्ट है वो बता रहे थे कि उस ज़माने में कि किसी ने बंदा कोई भी आदमी कहीं भी तैनात करवाना है, उसकी वो अमाउंट बता देते थे और वो चीज़ें हो भी रही थी। यानी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस था, अगर वो इस्तेमाल करें या उसकी जगह अगर आप ब्राइब करें तो वो काम जल्दी होता था, वो तैनाती जल्दी हो रही थी। और अली मीन गंडापुर साहब के इससे मुतल्लिक तो ये ही शिकायत जो हैं ये बहुत से लोगों ने लगाई हैं, उनकी इमरान अहमद नियाज़ी साहब को लगाई हैं और अडियाला जेल जाकर लगाई हैं। और इस हवाले से, लेकिन वो अपनी जगह जी, वो तो अब माजी है। अब तो सुहेल आफरीदी से ये मैं बात कर रहा हूँ, ये उम्मीद की जा सकती है कि वो डिलीवर करें। मैं इसलिए कह रहा था कि सुहेल आफरीदी जो है अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे, वो खाली जोश खिताब जिस तरीके से खिताब किया था, अगर इसी किस्म की गुफ्तगू करनी है तो फिर सूबे का अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर सूबे आपको लगता है कि फेडरल के साथ कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगा सूबा? पेचीदा मिसाइल है उसके। देखिए, वो उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो जा सकते नहीं हैं। कोशिश अगर करेंगे तो उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। उनको हर कदम पर वफाक की ज़रूरत है। मैंने कहा ये पहला टेस्ट आ गया है। जो अफ़गान रेफ्यूजी कैंप्स ख़त्म किए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको डी नोटिफाई कर दिया है और अब वहाँ पर उनको ना सिर्फ ख़त्म करना है बल्कि 7 दिन की मोहलत दी है कि तमाम अफ़गान्स को पाकिस्तान से जो है वापस भेजना है। अब ये 7 दिन वाली जो डेडलाइन है, अगर इसको इम्प्लीमेंट करने में रुकावट बनती है सुहेल आफरीदी, तो फिर आप समझें कि तसादुम शुरू है और फिर उनकी मुश्किलात में हर रोज़ इजाफा होगा। आज इमरान अहमद नियाज़ी साहब से मुलाकात से पहले भी जब उनकी मीडिया टॉक हुई तो वो फरमा रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि मेरी आज मुलाकात होगी। तो मतलब उनको इमरान अहमद नियाज़ी से मुलाकात तक उनकी जो है अपने इख्तियार में नहीं है, तो उनकी रहाई वो किस तरह करा सकते हैं। जी, डिस्कशन अभी जारी है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज टेकअप करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। चौधरी साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है पीटीआई की नई हुकूमत सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से जो वफाक के साथ कोई नए रूल्स ऑफ इंगेजमेंट पर बात करेगी या कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी? बिकॉज अपेरेंटली ऐसा लग रहा था कि वफाक की तरफ से ये सिग्नलिंग गई कि हम फिर भी प्रोविंस के अगर सीएम के कुछ रिजर्वेशन है उनके साथ बैठकर हम बात करेंगे। आप क्या देखते हैं आगे किस तरह चलेगा ये मामला? एक तरफ सूबे ने पोजीशन ली हुई है कि हम इस वॉर में कोऑपरेट नहीं करेंगे, वफाक कहता है कि जी पॉलिसी हमारी होगी। योर टेक ऑन। देखिए आदिल, एक तो वॉर है नहीं, फुल फ्लेज ऑपरेशन भी नहीं चल रहा। वहाँ पे आईपीओज हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं और उन पर स्टेटेड पोजीशन है। वो तो सुबह अगर अपनी राय रखने में तो उनको बिल्कुल रोका नहीं जा सकता, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिसी तो वफाक की होती है ना। ये आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे ये तो सेटल्ड मामला है। कोई भी इकाई जो है वो वफाक की पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं जाएगी, होना जाना चाहिए। सुहेल आफरीदी जो हैं वो एक स्टूडेंट लीडर हैं, नए हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि हुकूमत जो है वो इस तरह डरी हुई थी जिस तरह के बयानात आ रहे थे। लेकिन पीटीआई की जो लीडरशिप है, जुनैद अकबर खान हैं, असद कैसर हैं, आतिफ है, तैमूर सलीम झगड़ा हैं, इन्होंने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज हुए हैं। ये वहाँ पे लोगों के पास गए हैं, अपने मुखालफिन से भी हमायत मांगी है, जो कि पॉलिटिकली तरीक़ेकार होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पीटीआई में जो लीडरशिप है इस वक्त, जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, जिनको मैंने हमेशा ये कहा है कि आप पॉलिटिकल लोगों को आगे लाएंगे तो बेहतर फैसला होगा। सुहेल आफरीदी को भी पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो अगर कोई गिमिक्स या सिर्फ वो प्लेइंग विद जिसे कहते हैं ना लॉबीज के लिए, ये तो मामला वहाँ पे नहीं चल सकता। वो एक वॉर टॉर्न एरिया है,
KP के अवाम 50 साल से इस जंग में के निशाना बने हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि PTI के कारकुन जो है, ये वोटर जो है, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वोट दिया और वो चाहेंगे कि उनके वज़ीर आला जो हैं वो इसके लिए काम करें। लेकिन अब वज़ीर आला को मेरी ओपिनियन में या मेरी नज़र में एक सुपीरियर पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। कन्फ्रंटेशन से बात नहीं बनेगी, और वो कन्फ्रंटेशन करेंगे तो उसका नुकसान जिस तरह से पहले हुआ है PTI को, उनको भी होगा। लिहाजा एक बेहतर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें। दूसरी बात यह है कि जिनकी कैद में होता है, इख्तियार तो उनका होता है। आज अगर KP के वज़ीर आला मिलने आए हैं तो क्या हर्ज है उनको मिलने देना चाहिए। इमरान खान साहब से मुलाकात करके वो आपने सोहेल अफरीदी साहब को, वो मेरे ख्याल में जितना हवा बना दिया इस हुकूमत ने, और फिर बायस से शर्मिंदगी हुआ कि वहाँ इतना ज़्यादा इन्होंने उस एक्सपेक्टेशंस को अपने लोगों की बढ़ा के, तो फिर टाटा फिश हो गया। शर्मिंदगी हुई है बिल्कुल। जिस तरह से एक हुकूमत की नॉर्मली जो चेंज होती है वो उसको होने देते तो कौन सी क़यामत आ जानी थी। तो ये इनको समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को हर वक्त एक्सेलरेट करके अपनी सुबकी कराते हैं, अपनी नालायकी ज़ाहिर करते हैं, और फिर जो मैं समझता हूँ कि मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारी बड़ी कामयाब रही है। आई हैव अ वेरी फर्म ओपिनियन ऑन इट। इंटरनेशनली भी ये उनके ये किराए पे भी पानी फेंक देते हैं। ये इस कदर नालायक लोग हैं। यानी जो काम एक तरीके से किया जाता है उसको अजीबोगरीब मतलब उसमें। अच्छा चौधरी साहब, जब आप ये कहते हैं ना, वहाँ पे जब आप ये कहते हैं कि इनको बहुत पॉलिटिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, एग्रेशन नहीं दिखाना पड़ेगा, अब देखा जाए तो गंडापुर को भी लाने का मकसद यही था। वो बड़ी फायरी स्पीचेस करते थे, बड़े एग्रेसिव थे, लेकिन जब वो पावर में आया ही रियलाइज़ किया यार कैसे चीज़ें ऑपरेट करते हैं, यानी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बहरहाल फिर भी उन्होंने एक दो एफर्ट्स की कि इस्लामाबाद पर आने की। लेकिन आप जब कहते हैं कि वो बात करें, ये तो सोहेल आफरीदी उनसे ज़्यादा एग्रेसिव हैं और यंग हैं, एक्सपीरियंस ही नहीं है बिल्कुल। गंडापुर साहब का तो फिर भी गवर्नेंस का एक्सपीरियंस था। तो जब आप कहते हैं ये पॉलिटिकली इंगेज करें, तो आपके जहन में क्या खाका है, क्या करना चाहिए इनको? मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करके रास्ता निकालें बानी चेयरमैन के लिए, या डिलीवर करें कि किस तरह, मतलब कौन सा फॉर्मूला हो जिससे इनको आसानी हो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनको जो अपोजिशन है उसका अलायंस बनाना चाहिए। मौलाना साहब ने जो वहाँ पे पॉलिटिकली वहाँ पे जो हरकत की है, वो उनसे उनकी कदर व मंजिलत में काफ़ी कमी हुई है। लेकिन फिर भी एक अपोजिशन को ज्वाइन करना और सियासी बुनियादों के ऊपर मुकदमा अपना लेके चलना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मामला तो हल होंगे अल्टीमेटली, लेकिन उसके लिए भी कुछ तरीकाकार अडॉप्ट करना पड़ेगा ना जी। अगर आप ये कहें कि आप बंदे लेके आ जाएंगे तो उससे तो नहीं होगा। मेरे ख्याल में इस वक्त तो वो शायद आपको पेशावर भी क्रॉस ना करने दें। लेकिन ये तरीक़ेकार से आपको एक सियासी तौर पे एंगेज करना होता है। सबसे पहली बात है, मैं तो बड़ा ओपन हूँ अपनी ओपिनियन में कि आप सियासी लोगों से बात क्यों नहीं करते। आप सियासी लोगों से बात करें, उसके बाद जो है एक 4-5 पॉइंट्स बुनियादी तौर पे हो जिनके ऊपर आप, यानी जमहूरियत और आइन की बहाली है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जो सियासी केस है तमाम पार्टियों के, वो माफ़ होने चाहिए, और फिर सारे मिलकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे कि जी देखें ये आपकी जगह, ये हमारी जगह है, हमने अपने सफ़ेयर में रहना तो ये काम चलेगा। जब भी आपने आइन और कानून पे अमल किया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब आपने अपनी विम्स एंड विशेस पे किया है तो उसका नुकसान हुआ। लिहाजा एक जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल लोगों के साथ मिलकर, जैसे उससे ला के खिलाफ हो सकता है आपके महमूद अरशद से या नासिर अब्बास से, लेकिन वो सियासी लोग हैं, उनसे गुफ्तगू करना रिलेटिवली आसान है। उनको एम्पावर करें ताकि वो चीज़ों को आगे लेके चलें, और सियासी लोगों से गुफ्तगू का आगाज़ हो। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। बिल्कुल अफरीदी को आप मुलाकात करने दें। ये पंजाब हुकूमत भी वहाँ पे हर वक्त ना रोड़े अटकाए। इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है कि इंटरनली एक स्टेबिलिटी आए, और अगर इमरान खान साहब को पैरोल पर रहा किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। उससे पॉलिटिकल टेम्परेचर बड़ा नीचे आएगा। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसकी तरफ जाएंगे। और PTI को पागल है कि वो फौज के साथ लड़ेगी या अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ, कभी भी मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा कोई सोच उधर है। ये अगर कोई स्पीचेस देता है अपने लोगों के लिए, वो तो फिर करनी होती है, ज़ाहिर है हर आदमी एक अपने वोट बैंक से आता है, करना होता है। लेकिन तरीक़ेकार अफरीदी भी को बहुत बड़ा मौका, लास्ट सेंटेंस में कह रहा हूँ, बहुत बड़ा मौका मिला है। अगर सोहेल खान जो है वो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करे तो अपना करियर बिल्ड कर लेगा, वरना वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके चिश्ती साहब, अब ये जो कुछ लोगों का ख्याल है, ये जो अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं,
ये मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा। मगर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या थे अगर पाकिस्तान इस ऑप्शन को अडॉप्ट ना करता, और आपके ख्याल में कितनी इफेक्टिव है? देखिए वाज साहब, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था, ये बाय चॉइस नहीं था। एक बात तो ये ज़हन में रख लें। दूसरा, हमने एक मैसेज देना था कि हमने हज़ारों, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब जनाजे उठाए, शोहदा के, सिविलियंस के, लॉ फोर्सेस, पुलिस और सब लोगों के। हम पर कर्ज होता है इनका सबका। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, हमने एक मैसेज देना था। हिंदुस्तान को भी यही मैसेज दिया था, और मैं टर्म यूज़ करता होता हूँ कि एक प्रोहिबिटिव प्राइस आपने इम्पोज करनी थी दुश्मन पर। हिंदुस्तान पर भी हमने यही की थी कि अगर हम पर चढ़ दौड़ेंगे, और उन्होंने भी यही बहावलपुर में किया था, टेररिज्म किया था, और हमने कहा था कि अगर आप हमारे पेनिट्रेट करेंगे किसी भी इंटेंशन से हमारे अंदर, तो अब सॉवरेनिटी को हम न्यू नॉर्मल नहीं बनने देंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकें। यही अफगानिस्तान को बहुत दफ़ा मैसेज दिए गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम वही हैं जिन्होंने हाउसिंग की है, हम वही हैं जिन्होंने इतने पनाह दिए इतने सालों। दुनिया में इस वक्त 47 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज़ हैं दुनिया में। 3 मिलियन हमारे पास हैं, लेकिन दुनिया में जो बाकी 44 मिलियन के करीब हैं वो ट्रबलसम नहीं है। उसके साथ टेररिज्म नहीं इंपोर्ट हुई, ना ड्रग आई है, ना वेपन आया है। तो एक सोसाइटी का फैब्रिक बदल गया हमारे इन तालिबान को हमें हाउस करने में, या मुजाहिदीन को जो बाद में उसमें से बड़ा थोड़ा फैक्शन है जो ज़ाहिर है आर्म स्ट्रगल कर रहा है। तो हमने तो बड़ी प्राइस दी है। अब हमने ये मैसेज देना था, जैसे मैंने कहा कि अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ शो करनी थी, क्योंकि आपको भी पता है कि दुनिया में जब भी कोई इस तरह का मुकाबला होता है, आप अगर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ना शो करें तो दुनिया आपकी बात मानने पर तैयार नहीं होती। अक्सर लोग, मैं हसन अयूब साहब के प्रोग्राम में यह कर चुका हूँ कि ये जो जंग हमारी रुकी थी, ये ट्रंप ने नहीं रुकवाई थी, ये इस मुल्क के लोगों ने रुकवाई थी। मैं इस मुल्क की आर्म फोर्सेस ने और एयरफोर्स ने रुकवाई थी, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा कीमत मांग ली हिंदुस्तान से को उनको भागना पड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कि किसी तरह हमारी जंग बंद करवा दें। और ये तालिबान ने भी अभी अप्रोच किया मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को और ब्रदर मुल्कों को किया है, तो इस वजह से किया है कि वो कीमत देने को तैयार नहीं है जितनी। और जब तक आप कीमत इम्पोज नहीं करते कुछ मुल्कों को, कुछ सेक्शंस को, और इस तरह की टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को समझ भी नहीं आती है। लेकिन चिश्ती साहब, एक बात जो चौधरी साहब भी कर रहे हैं, फैसल चौधरी जो कर रहे हैं, वो बड़ी उसमें वजन है कि हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि अब हम जो भी पॉलिसी अफ़गानिस्तान से मुतालिक बनाएं उसमें कंसिस्टेंसी हो, वो लॉन्ग टर्म हो, और उसका इफ़ेक्ट आने वाले वक्तों में ज़ाहिर पता चलेगा। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक बात तो तय है कि अफ़गानिस्तान के मामले में हमारी कन्फ्यूजन कह लें या रिक्वायरमेंट कह लें पास्ट की, जिसकी वजह से हमने बहुत हैवी प्राइस पे की है। और उसके लिए हमें अब ये ज़रूर डिटर्मिन करना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमें किस किस्म के रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ एक तरफ ब्रादर मुल्क और एक तरफ हम ये कहें कि टेररिज्म हमारे पास सारा वहाँ से आता है, ये हम फिर अगली जनरेशन को भी कंफ्यूज रखेंगे। योर टेक ऑन। आपने बिल्कुल ठीक कंक्लूड किया। जो जिस तरफ आप ले रहे हैं, हमें नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए हमारी, कि नेशनल इंटरेस्ट हमारी कहाँ खड़ी है, और उसी को टो करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव कौन सी गवर्नमेंट आती है, किसकी किस सूबे में हुकूमत है, किसकी फेडरल बनी है। आई थिंक हमें नेशनल इंटरेस्ट करना चाहिए। हमारी इसमें कसूर डेफिनेटली है, हमारी फ्लक्चुएट करती रही है, गुड कॉप्स बैड कॉप्स हम करते रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के हिसाब से करते रहे हैं, और जब नहीं चलता तो ब्लेम गेम करते हैं कि फलां की वजह से हो गया फलां। तो ये इससे हमें निकलना पड़ेगा। हमें एक बॉर्डर को सिक्योर करना हमारी ऑब्लिगेशन है। जैसे मैंने कहा कि हमारा डिज़ाइन भी नहीं है, हमारे ना हमारी डेवलपमेंट उस तरह होती है कि हम 2 फ्रंट लड़ें। हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है इस तरह की सिचुएशन। तो हमें लॉन्ग टर्म में वंस एंड फॉर ऑल नेशनल इंटरेस्ट में, मैं पॉलिटिकल या और डिप्लोमेटिक या किसी फ्रंट पे नहीं कह रहा, अपनी नेशनल इंटरेस्ट में वंस एंड फॉर ऑल, चाहे इर्रिस्पेक्टिव जो भी हुकूमत आए उसको सपोर्ट करना चाहिए। कंसेंट, और उसके लिए जरूरी है कि आप सबको बिठा लें, एक दफा कंसेंसस डेवलप कर लें, क्योंकि इन्हीं पॉलिटिशियंस ने आना होता है। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, फिर उसमें ये होता है कि ये तो तुम्हारा आइडिया था, मैं तो उनकी तरफ सिंपैथेटिक हूं, दूसरा आके कहता है कि ये आपका इनिशिएटिव था। तो आई थिंक वंस एंड फॉर ऑल, टू बी ऑनेस्ट सर, मैं आपको बताऊं, दुनिया में हम जो ये ब्रदर मुल्क टर्म यूज करते हैं, ठीक है ब्रदर मुल्क है हमारे बहुत सारे, लेकिन बात ये है कि वो ब्रदर मुल्क भी अपनी कुछ कंडीशंस के साथ चलते हैं, और हमें भी उन कंडीशंस के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान का इंटरेस्ट हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, शुड कम फर्स्ट। अदरवाइज बेशक कहने में तो ठीक है बात, और होनी भी चाहिए इस तरह, लेकिन अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए। हसन साहब, बहुत कम वक्त है, क्विकली ज़रा मुझे इसका जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं आप पैरोल पे रिहा कर दें, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा, पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, वज़ीर आला पॉलिटिकल रास्ता बनाएं। तो इसका तो रास्ता पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने भी यही कहा, आप बात करें, एक दूसरे के साथ मसला हल कर लें। सो ये जो बात है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा अगर वो आएंगे? पहले पैरोल पर रिहाई की एप्लीकेशन तो देना जी। एप्लीकेशन देते नहीं है, कहते रिहा करें। पहले भी मैं आपको ये बताया था कि हमेशा यही कहते हैं, जब एश्योरेंस मांग रहे होंगे ना पहले आपसे, कमेटी थी मतलब थी, उस टाइम भी उन्होंने कहा जी कि जो है वो इमरान अहमद न्याजी साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए।
अच्छा अगर रिहा भी कर देते उस वक्त, तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो रुकने कौमी असम्बली थे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो वो पार्लियामानी कमेटी में शिरकत भी नहीं कर सकते थे। अच्छा फिर भी यानी ये लोग जो है इस किस्म के बयान दे देते हैं, यानी इनकी अक्ल के ऊपर मातम करने का दिल करता है। अच्छा आज मैंने एक ट्वीट किया, मैंने ट्वीट में कहा जी कि मैं चाहता हूं कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से, क्योंकि उन्होंने अपनी कैबिनेट बनानी है और वो कैबिनेट के लिए यकीनी तौर पर अगर वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान से मशवरे के बगैर कैबिनेट नहीं बनाऊंगा तो सुबह सफ़र करेगा। अच्छा वो नीचे लोगों ने ट्वीट करने शुरू कर दिए, मैसेज देने शुरू कर दिए कि डर गए, अब वो अफरीदी है, गंडापुर नहीं, फला नहीं। साहब वो कहते हैं ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं जब दरख्वास्त ही नहीं आई? दरख्वास्त कोई आएगी तो काम होगा, वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं है तो कहाँ से उनके लिए पैरोल ढूंढा जाए? तीसरी बात ये कहते हैं कि सिर्फ सियासी कार्ड के तौर पर ये बात इस्तेमाल की जा रही। नहीं देखें, थोड़ी सी बात मैं हसन को एलाबोरेट करूं। देखें ये जो पैरोल पे रिहाई होती है इसका ये मतलब नहीं होता कि आप रिहा होकर जाके जो मर्जी करें। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो सेट होती हैं और उसके मुताबिक आपको ये करना पड़ता है और उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी अगर वो मेंबर पार्लियामेंट हैं या नहीं हैं तो फिर आपने देखा ना कि फिर वज़ीर आला तो उनका रिकमेंडिंग थी वही बना, एक भी बंदा तो आप नहीं तोड़ सके। सियासी जो हकीकतें होती हैं वो किसी और तरीके से चलती हैं, वो उसको इस तरह से कानूनी जो मुशगाफियाँ हैं या उस पर नहीं चलती होती, कभी भी नहीं चलती, दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं चलती। तो इसलिए खान साहब का अगर बाहर आते हैं, उनका एक अफगानिस्तान के साथ अगर वो बैठ के बात होती है तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होनी चाहिए? जैसे हमें टू फोल्ड लड़ाइयाँ लेने की क्या ज़रूरत है? हम बेहतर है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे अगर हमारा जो एक अरेंजमेंट जो पहले भी था अभी भी हो जाता और वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी शुड फोकस ऑन इट। अपने जो वैसे मेरा एक 10 सेकंड का जवाब देंगे आप, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। ये इसका मतलब ये तय है कि अफगान तालिबान से अगर खान साहब बात करें तो वो टीटीपी को रोक लेंगे? देखिए टीटीपी को रोकना या ना रोकना ये तो फिर आप वक्त की बात है, लेकिन अब सारे बैठे हैं, आप मौलाना साहब से पूछ लें क्या वो ऑपरेशन की हिमायत करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो केपी के मरूजी हालात है ना उसमें कोई भी नहीं कर सकेगा, इसलिए आपको सबको बिठा के एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना के फिर ही आगे बढ़ना है ना। देखिए आप हर वक्त जंगें तो नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान कोई वो मुल्क थोड़ी है अफगानिस्तान की तरह जिसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बात नहीं। हमारा तो एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारा बहुत ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट और अपने उस नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल में देखना ना जी। ठीक है, ओके। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ है कि मौलाना साहब, खान साहब और केपीके की और दीगर जमातें सब साथ बैठ जाएंगे और फिर ये मसला हल कर सकते। जो पार्लियामेंट के अंदर है जो बाहर है सबको बिठाएं। खान साहब को कौन समझाएगा गल? कॉम्प्रिहेंसिव फैसला करें। तुसी समझा लोगे उन्होंने? उस टाइम दस्तखत किए रिवाइज हुआ 2014 में, रिवाइज हुआ 2021 में। आप गारंटी लेते हैं? मैं तो समझा लूंगा, आप नहीं समझा पाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं समझा लूंगा। अच्छा चौधरी साहब थैंक यू सो मच। हसन अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। चिश्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।